गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे और आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं। उसके बाद तो हमने एकक कोष्ठिकाओं के घनत्व के परिकलन से संबंधित न्यूमेरिकल देखे थे। उसके बाद कुछ दूसरे टाइप्स के न्यूमेरिकल है जो नोट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम धातु अंतः केंद्रित, सोडियम धातु अंतः केंद्रित घनीय जालक बनाता है। घनीय जालक बनाता है। यदि कोर की लंबाई यदि कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? तथा एकक कोष्ठिका के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तथा एकक कोष्ठिका के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो हमने अंतः केंद्रित घनीय जालक का मतलब ऐसा जालक या घनीय जालक जिसमें एक परमाणु अंतः केंद्र में होता था। तो अंतः केंद्र का मतलब घन के केंद्र में, सेंटर में होता था। तो इस प्रकार के जालक को हमने क्या नाम दिया था? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल अर्थात BCC। तो ये किसकी बात कर रहा है? हमारे सामने BCC की बात कर रहा है। और BCC के अंदर हमने यहाँ पर आपको कोर की लंबाई दी हुई है, अर्थात हमें यहाँ पर भुजा दी हुई है और भुजा है 4.29 एंगस्ट्रॉम। तो हमें यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो BCC के लिए A व R के मध्य संबंध पढ़ा था हमने। A व R के मध्य संबंध, और A व R के मध्य संबंध पढ़ा था। उस फॉर्मूले से हम वहां से संबंध से फॉर्मूला निकालेंगे R बराबर √3a/4, क्योंकि आपने संबंध क्या पढ़ा था वहां पर? A बराबर 4R/√3। ये संबंध आया था किस किस के बीच में? A के बीच में और R के बीच में। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? R की। R का मतलब त्रिज्या निकालनी है और हमें भुजा दी हुई है। तो इस भुजा की सहायता से हम उसकी क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। अब त्रिज्या किस प्रकार से निकलेगी? यहाँ पर R बराबर √3 की जगह √3 रखा और A का मान हमें दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रॉम और अपॉन में क्या कर दोगे? 4, और इसे सोल्व करने पर जो हमारे पास एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी किसकी होगी? त्रिज्या की होगी। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक सोल्व हो गया त्रिज्या का। लेकिन इसी में पूछ लिया कि एकक कोष्ठिका के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब ध्यान से समझना कि जब हमने BCC स्ट्रक्चर बनाई थी, BCC स्ट्रक्चर जब हमने बनाई थी तो BCC स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाई थी।
तो BCC के अंदर एक परमाणु तो इस कोने पर था, एक परमाणु इसके केंद्र पर था और एक परमाणु इस कोने पर था। इस प्रकार से हमने देखा था कि ये विकर्ण बन रहा था घन का। इस विकर्ण में ये विकर्ण था वो कितने आर के बराबर था? 1 आर, 2 आर और 1 आर। मतलब ये तो घन का इसका परमाणु का व्यास हो गया था, ये आर त्रिज्या, ये आर त्रिज्या, तो टोटल ये विकर्ण हो गया। ये विकर्ण है जो कितने आर के बराबर है? 4 आर के बराबर। अर्थात जब आप एकक कोष्ठिका का विकर्ण निकालोगे तो हमने जो त्रिज्या यहाँ से वैल्यू आर का मान ज्ञात किया है उस आर को किससे गुणा कर दोगे? 4 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा? विकर्ण का आ जाएगा। ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को वापिस। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि सोडियम धातु कोई अंतः केंद्रित गणीय जालक। अंतः केंद्रित का मतलब वह गणीय या इकाई कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण या परमाणु कहाँ उपस्थित होता था? केंद्र में, सेंटर में। और अंतः केंद्रित गणीय को हम किस नाम से जानते थे? BCC के नाम से जानते थे। अब इसके बाद में यदि यहाँ पर कोर की लंबाई क्या है? 4.29 एंगस्ट्रॉम है। 4.29 एंगस्ट्रॉम का मतलब यहाँ पर भुजा की लंबाई दे दी हमको, ए की वैल्यू दे दी 4.29 एंगस्ट्रॉम, तथा सोडियम परमाणु की त्रिज्या हमसे क्या कर रहा था? पूछ रहा है। तो त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले अंतः केंद्रित में ए व आर के बीच में क्या निकालेंगे? संबंध, जो हम पहले पढ़ चुके। ए व आर के बीच में अंतः केंद्रित के संबंध होता है, जहाँ से मैंने सीधा फॉर्मूला आर बराबर लिख दिया √3a/4, और ए की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। फिर इसी क्वेश्चन में एकक कोष्ठिका के विकर्ण की लंबाई भी पूछ ली। तो विकर्ण की लंबाई कितने आर के बराबर होती है? 4 आर के बराबर। आर की वैल्यू हमने यहाँ से ज्ञात की है। जो आर की वैल्यू आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे उस घन का या एकक कोष्ठिका का क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। और इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन और है, इसे उतारने के बाद दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना, गोल्ड, जिसका परमाणु भार कोष्टक में दिया हुआ है परमाणु भार बराबर, तथा इसकी परमाणु त्रिज्या भी दी हुई है, और ये त्रिज्या दी हुई है 0.144, और आगे लिख रखा है, ये कोष्टक बंद कर दिया, कि फलक केंद्रित घन में क्रिस्टलीकृत होता है। फलक केंद्रित घन में क्रिस्टलीकृत होता है। तो सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्या दे रखी है जो नैनोमीटर में दे रखी है, nm में, ध्यान रखना। तो क्रिस्टल, तो फलक केंद्रित घन में क्रिस्टलीकृत होता है, तो सोने का घनत्व ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। हमें घनत्व ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है D बराबर Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA, यही फॉर्मूला होता है। हमें घनत्व निकालना है,
तो z की वैल्यू हम पता लगा लेंगे कि फलक केंद्रित हो गया मतलब FCC, और FCC के लिए परमाणु या अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 4। z की वैल्यू हमें पता है। m की वैल्यू हमें परमाणु भार दिया हुआ है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई m की। और आवगाद्रो की संख्या हम जानते ही हैं Na बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन हमें क्या इस क्वेश्चन में इसके कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई दी हुई है क्या? नहीं दी हुई। अर्थात इसका घनत्व निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई ज्ञात करनी होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करें, तो हमें यहाँ पर क्या दी हुई है इसकी त्रिज्या, और इस त्रिज्या की सहायता से भुजा के अंदर क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा है हल कि FCC के लिए A व R के मध्य संबंध, A व R के मध्य संबंध, तो यहां से आपको भुजा की लंबाई निकालनी है। तो A व R के मध्य संबंध क्या है, उस संबंध के आधार पर R की वैल्यू आपको दी हुई है, और R की सहायता से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, A की वैल्यू। जब A की वैल्यू आ जाएगी तो आप इसका क्या ज्ञात कर लोगे, घनत्व। तो सोल्व करने की कोशिश करोगे कि FCC के लिए A व R के मध्य संबंध में आपको पहले लिखा चुका कितना होता है, R की सहायता से A का मान निकाल लोगे, फिर A का मान यहाँ पर रखकर आपको इसके किसका मान निकालना है, घनत्व का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो FCC के लिए आपने संबंध पढ़ा था R बराबर 2√2, या ऐसे लिख लोगे R बराबर A/2√2, यही फॉर्मूला था। यहाँ से मान निकालना है किसका, A का। तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 इंटू R, और R की वैल्यू आपको दी हुई है, परमाणु की त्रिज्या। तो R की वैल्यू हमें दी हुई है, तो R का मान रखेंगे 2। √2 का मान कितना होता है 1.414, और R की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी कितनी है 0.144। इसे मल्टीप्लाई करके भुजा की लंबाई याद कर लेंगे, और भुजा की लंबाई हमारे पास आएगी 0.407 नैनोमीटर, NM में आ रही है। तो इस नैनोमीटर को आप सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलोगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻7 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ पर आप इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.407 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू हम जानते हैं। तो FCC के लिए Z बराबर कितना होगा 4 है। M की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितनी है 197, और Na की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 6.023 गुणा 10⁻23। सारी वैल्यू हमारे पास है। हम यहाँ से D का मान परिकलन कर लेंगे, Z का मान 4, M का मान 197, A का मान हमारे पास आ गया कितना 0.407 इंटू 10⁻⁻7 का होल क्यूब, और Na का मान 6.023 इंटू 10 की घात क्या रख दिया 23। इसे सोल्व करोगे 4 इंटू 197 अपॉन 0.407 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे,
0.407 इंटू 0.407 और -7 का क्यूब है, तो 10 की घात -7 के क्यूब का मतलब हो गया 10 की घात -7 को कितनी बार गुणा कर दो, 3 बार। और घातें आपस में क्या होती है, गुणा मत कर देना, 7 इंटू 7 इंटू 7, घातें आपस में क्या होती है, जुड़ती है। तो 7 और 7 14 और 7 कितने हो गए 21, तो 10 की घात -7 का क्यूब किया तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात -21। और आगे है 6.023 इंटू 10 की घात 23। 23 में से 21 माइनस कर दोगे, उसके बाद इसे सॉल्व करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 19.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेना, इसे कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 19.4 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब होगा। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक पढ़ेंगे आज का, ठोसों में अपूर्णताएं। न्यूमेरिकल्स हमने 2-3 तरह के पैटर्न के न्यूमेरिकल देख ली। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो बुक्स के पीछे वो आपको सोल्व करने हैं। मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि एक तो घनत्व के परिकलन का क्वेश्चन पूछता है, एक आपको कोई भुजा दे दे, त्रिज्या पूछ लेगा, या त्रिज्या दे दे क्या पूछ लेगा, भुजा पूछ लेगा। इसके अलावा एक हमारे आणविक या रासायनिक यौगिकों के सूत्र का निर्माण का यहाँ से क्या पूछता है न्यूमेरिकल। तो 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं। एक रिक्तिकाओं से संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछता है कि किसी के अंदर चतुष्फलकीय रिक्तिका कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तिका कितनी होगी। बचे हुए जो क्वेश्चन रह गए न्यूमेरिकल के, हम लास्ट में सभी किताब के बुक्स के पीछे के न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद इसी चैप्टर के अंदर कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटि टॉपिक है ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटि। ध्यान से समझोगे, ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटि से क्या मतलब है कि कोई भी क्रिस्टलीय यौगिक है और उस क्रिस्टलीय यौगिक में यदि सभी परमाणु निश्चित ज्यामिति में या सभी अवयवीकरण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं तो ऐसे क्रिस्टल में कोई त्रुटि नहीं होती। ऐसा क्रिस्टल कहलाता है आदर्श क्रिस्टल, अर्थात जिसमें सभी अवयवीकरण अपनी अपनी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ऐसा क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। अर्थात उसमें कोई अपूर्णता नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती ऐसे क्रिस्टल के अंदर। लेकिन ऐसा क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल का बनना संभव नहीं है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर ही ऐसा क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है या ऐसा क्रिस्टल स्थायी हो सकता है। यदि 0 केल्विन टेम्परेचर से, मतलब परम शून्य ताप से ऊपर के ताप पर या इससे ऊपर के ताप पर, मतलब 1 केल्विन ताप पर भी हम जाते हैं तो उस क्रिस्टल के अंदर कोई न कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम अनादर्श क्रिस्टल या ठोसों में अपूर्णताएं या
अनादर्श क्रिस्टल में त्रुटि के नाम से जानते हैं। अर्थात ऐसे क्रिस्टल में त्रुटि या दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं या ठोसों में या क्रिस्टलों में त्रुटि के नाम से जानते हैं। वापिस समझोगे मैंने क्या बोला है कि कोई भी क्रिस्टल के अंदर यदि सभी अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में या अपनी अपनी ज्यामिति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो ऐसे क्रिस्टल को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अर्थात जिसमें निश्चित ज्यामिति में अवयवी कण उपस्थित है, ऐसे क्रिस्टल में कोई त्रुटि या दोष नहीं होती, ऐसे क्रिस्टल में कोई अपूर्णता नहीं होती। लेकिन ऐसे क्रिस्टल का स्थायी रह पाना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे क्रिस्टल 0 केल्विन ताप पर, मैं 0 केल्विन ताप कह दूं या इस 0 केल्विन ताप को ही परम शून्य ताप कहते हैं। कौन सा ताप कहते हैं? परम शून्य ताप। या इसे मैं 273 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बोल सकता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे मैं 0 केल्विन टेम्परेचर कहूँ या माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस कहूँ, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो माइनस 273 और प्लस 273 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 केल्विन का मतलब या माइनस 273 का मतलब होता है परम शून्य ताप। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। कि ऐसे जो मैंने आदर्श क्रिस्टल बताए वो केवल परम शून्य ताप पर ही स्थायी हैं। इससे उच्च ताप पर इन क्रिस्टलों में या इन क्रिस्टलों के अवयवी कणों की ज्यामिति में कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। ऐसे क्रिस्टलों को अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। या ऐसे क्रिस्टलों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसे ठोसों में क्या कहते हैं, अपूर्णता। अब ये त्रुटि होती है जो 2 प्रकार की होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और एक होती है बिंदु त्रुटि या रेखीय त्रुटि। वापिस समझोगे कि अनादर्श क्रिस्टलों की बात कर रहे हैं जो 0 केल्विन से ऊपर ताप की बात कर रहे हैं। ऐसे क्रिस्टलों में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि या बिंदु त्रुटि के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की है, पहली इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरी है बिंदु त्रुटि। अब इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि किसके कारण होती है? नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। बिंदु त्रुटि, रेखीय त्रुटि या जालक त्रुटि के अंदर क्या होता है कि परमाणु अपनी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में भिन्नता उत्पन्न कर देता है, अर्थात अपनी ज्यामिति में परिवर्तन कर लेता है। उसे हम रेखीय त्रुटि, बिंदु त्रुटि या जालक त्रुटि के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ठोसों में अपूर्णताओं से क्या मतलब है। तो इसके अंदर पहली हेडिंग पढ़ रहे हैं हम आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं? वह क्रिस्टल जिसमें ठोसों के सभी अवयवी कण अपनी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अपनी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जिसे आदर्श या आइडियल क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। ऐसे क्रिस्टलों का निर्माण केवल परम शून्य ताप, परम शून्य ताप का मतलब हमने क्या लिखा था, 0 केल्विन
या माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, दोनों का मतलब एक ही है। ये ओके नहीं है, 0 और के का मतलब है केल्विन। ठीक है, कि केवल परम शून्य ताप पर ही संभव है कि ऐसे क्रिस्टलों का निर्माण केवल कौन से ताप पर ही संभव है? परम शून्य ताप पर ही संभव है। इससे उच्च ताप पर कोई न कोई क्रिस्टल के अंदर भिन्नता या अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम कौन सा क्रिस्टल कहते थे? अनादर्श क्रिस्टल। तो दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं अब अनादर्श क्रिस्टल की। अनादर्श क्रिस्टल, और इस अनादर्श क्रिस्टल को ही क्रिस्टलों में त्रुटि के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलों में त्रुटि या अपूर्णता, जिसे हम पढ़ रहे हैं टॉपिक ठोसों में अपूर्णता। अब अनादर्श क्रिस्टल किसे कहा था हमने? कि 0 केल्विन से उच्च ताप पर, मतलब परम शून्य ताप से उच्च ताप पर आदर्श क्रिस्टलों के अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या हो जाती है? भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अवयवी कण अव्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम अनादर्श क्रिस्टल या क्रिस्टलों में त्रुटि या क्रिस्टलों में किसके नाम से जानते हैं? अपूर्णता के नाम से। तो यहां पर लिखोगे कि परम शून्य ताप से उच्च ताप पर, परम शून्य ताप से उच्च ताप पर, उच्च ताप पर क्रिस्टल के अवयवी कणों, क्रिस्टल के अवयवी कणों में अव्यवस्था या भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्रिस्टल त्रुटि, जिसे क्रिस्टल त्रुटि कहते हैं। तथा ऐसे क्रिस्टलों को, तथा ऐसे क्रिस्टलों को अनादर्श, ऐसे क्रिस्टलों को अनादर्श क्रिस्टल, अनादर्श क्रिस्टल कहते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था कि इन अनादर्श क्रिस्टलों में जो त्रुटि है इसको 2 भागों में बांटा है। पहला इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरा है परमाणविक त्रुटि। तो हम आगे लिखेंगे कि क्रिस्टलों में दोष या त्रुटि को, दोष या त्रुटि को 2 भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहली त्रुटि जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, और दूसरी त्रुटि वो है परमाणविक त्रुटि, परमाणविक त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और दूसरी त्रुटि है परमाणविक त्रुटि।
अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि की, कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि किसे कहते हैं, और दूसरा है हमारा परमाणविक त्रुटि। तो पहले समझ लो, नाम से पता लग रहा है कि किसी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। अर्थात किसके कारण त्रुटि उत्पन्न हो, इलेक्ट्रॉनों के कारण जब कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं, और क्रिस्टल के परमाणुओं के कारण या परमाणुओं के अंदर अव्यवस्था के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे हम परमाणविक त्रुटि कहते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। अब इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या होती है, जैसे मान लिया कि हमने कोई ये क्रिस्टल बना लिया, ये कोई क्रिस्टल है जिसके सभी अवयवी कण एक दूसरे से संयोजित है, जुड़े हुए हैं। ये अवयवी कण है, सारे मैंने गोलों से प्रदर्शित किए हैं, और ये अवयवी कण एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बताया था कि परम शून्य ताप पर, तो परम शून्य ताप पर तो होने वाला क्रिस्टल कौन सा क्रिस्टल होता है, आदर्श क्रिस्टल। मतलब 0 केल्विन ताप पर कौन सा क्रिस्टल रहता है, आदर्श। जब तक टेम्परेचर 0 केल्विन है, जब तक क्रिस्टल कैसा है, आदर्श, उसके अंदर कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को 0 केल्विन से क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कोई आयन परमाणु जो भी इसमें अवयवी कण के रूप में उपस्थित है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, अर्थात उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन, ये कोई निम्न ऊर्जा स्तर है। जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को क्या दी जाए, एनर्जी। एनर्जी कब मिलेगी, जब हम उसे क्या करेंगे, ताप को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो 0 केल्विन से उच्च ताप पर ताप बढ़ाने पर इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, और ऊर्जा मिल जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाता है। ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गया तो इस स्थान पर एक रिक्तिका या छिद्र उत्पन्न हो जाता है। एक रिक्तिका या क्या उत्पन्न हो जाता है, छिद्र उत्पन्न हो जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गया तो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर इस रिक्तिका या छिद्र के कारण व मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन होने लगता है। इस प्रकार की त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। वापस ध्यान से समझोगे, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि नाम से पता लग रहा है कि वह क्रिस्टल जिसमें इलेक्ट्रॉनों के कारण त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम कौन सी त्रुटि कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि उत्पन्न कैसे होगी कि हमें पता है कि परम शून्य ताप पर अर्थात 0 केल्विन ताप पर जितने भी क्रिस्टल है सबके सब कैसे होते हैं, आदर्श। अर्थात ना तो उनमें कोई परमाणविक त्रुटि उत्पन्न होती है, ना ही उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि उत्पन्न होती है। लेकिन जब टेम्परेचर को 0 केल्विन टेम्परेचर से बढ़ाया जाता है, मतलब ताप को हम परम शून्य ताप से बढ़ा रहे हैं, अर्थात 0 केल्विन ताप से उच्च ताप की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इन अवयवी कणों के इलेक्ट्रॉनों को ताप बढ़ाने पर क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर पर। जब ये इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गया तो इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर था वहाँ से चले जाएगा, तो वहाँ एक होल का मतलब रिक्तिका या क्या उत्पन्न हो जाएगा, छिद्र उत्पन्न हो जाएगा। और पहले इलेक्ट्रॉन बंधित था, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गया तो क्या हो गया, मुक्त। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वह इस रिक्तिका या छिद्र के कारण यह क्रिस्टल अब विद्युत का क्या करने लगता है, चालन करने लगता है। इस प्रकार की त्रुटि को कौन सी त्रुटि कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। अब ज़्यादातर जो इस प्रकार के क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं सिलिका के
क्रिस्टल। किसके क्रिस्टल होते हैं? सिलिकॉन के क्रिस्टल। अब इसके अंदर भी त्रुटि को हम दो प्रकार के या दो भागों में बांट सकते हैं। फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ोगे, एक एन प्रकार की त्रुटि और एक होती है पी प्रकार की त्रुटि। जैसे आपने अर्धचालकों को दो भागों में बांटा था कि एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो उसी प्रकार से सिलिका के अंदर अन्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाकर भी हम इस त्रुटि को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके कारण वह क्रिस्टल विद्युत का क्या करने लग जाता है? चालन करने लग जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि की हम परिभाषा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि किसे कहते हैं? क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि को इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। परम शून्य ताप से उच्च ताप पर यह त्रुटि उत्पन्न होती है। मतलब परम शून्य ताप पर यह त्रुटि नहीं होगी, लेकिन उससे उच्च ताप पर यह त्रुटि क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है, जिसमें ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जिस स्थान से गया है, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से गया है, तो उस निम्न ऊर्जा स्तर पर एक होल या छिद्र या क्या उत्पन्न हो जाती है? रिक्तिका। और इलेक्ट्रॉन वहां से चले जाने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर पर चले गया, जहां मुक्त हो गया। अर्थात इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण और रिक्तिका या छिद्र के कारण यह क्रिस्टल विद्युत का क्या करने लगता है? चालन करने लगता है। तो आगे हम इसके अंदर लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के स्थान पर उपस्थित रिक्तिका या छिद्र के कारण यह क्रिस्टल विद्युत का चालन करने लगता है। इस प्रकार की त्रुटि सामान्यतः सिलिकॉन
व जर्मेनियम मतलब Ge के क्रिस्टलों में पाई जाती है, के क्रिस्टलों में पाई जाती है। इन क्रिस्टलों में अन्य तत्व और अन्य तत्व जैसे 13वें वर्ग या 15वें वर्ग के तत्व, अन्य तत्व और अन्य तत्व के रूप में 13वें वर्ग के तत्व भी मिला सकते हैं, इनमें 15वें वर्ग के तत्व मिला सकते हैं कि इसमें अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाकर, अन्य तत्व की अशुद्धि मिलाकर भी इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न की जा सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि सामान्यतः किसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले तो हमने कहा कि सिलिकॉन व जर्मेनियम के क्रिस्टलों में पाई जाती है। तो सिलिकॉन व जर्मेनियम क्रिस्टलों में ये त्रुटि हम दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। एक तो परम शून्य ताप से उच्च ताप पर टेम्परेचर बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करेगा, एनर्जी से लो एक्साइटेड लेवल से हायर एक्साइटेड लेवल मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएगा और उसके कारण वहाँ छिद्र उत्पन्न होगा और इस छिद्र के कारण उन्मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण में विद्युत का क्या करेगा, चालन। लेकिन इसी प्रकार के क्रिस्टलों में जरूरी नियम टेम्परेचर को बढ़ाकर ही इस प्रकार की त्रुटि को उत्पन्न करे। इसके अंदर इस सिलिकॉन व जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम अन्य वर्ग के तत्व जैसे 13वें वर्ग के तत्व मिला दें या 15वें वर्ग के तत्व मिला दें तो भी इस प्रकार की त्रुटि को, इनमें अन्य तत्वों की अशुद्धि को मिलाकर ही ये त्रुटि हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि पर चर्चा की और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी परमाणु त्रुटि पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।